सीमा ने बिना मुस्कुराहट वाली मुस्कान के साथ राघव की ओर देखा। अपनी प्यारी मुस्कान के साथ खड़ी उन्होंने एक शब्द भी नहीं कहा। हे सीमा, तुम सच में बहुत सुंदर हो। तुम दिन ब दिन और ज्यादा सुंदर होती जा रही हो। राघव ने जल्दी से नेहा को छोड़ दिया और सीमा को गले लगाने के लिए आगे बढ़े, लेकिन सीमा एक तरफ हट गई और उनसे बच निकली। सीमा अब भी मुस्कुरा रही थी, लेकिन इस मुस्कान ने राघव के बाल खड़े कर दिए। क्या किसी को लगता है कि कुछ मीठी बातें कहने से उनके बुरा इरादा छिप जाएगा? नेहा ने कहा, दीदी, हम कुछ बुरा नहीं कर रहे थे। आपने गलत समझ लिया। भोली लड़की, तुम्हें आसानी से बेवकूफ बनाया जा सकता है। वह तुम्हें गलत काम करने के लिए बहका रहा है। अगर तुम वह करोगी तो तुम दिशा और आमोदिता का सामना कैसे करोगी? सीमा ने डांटा। नेहा ने सीमा के सीने की तरफ ईर्ष्या से देखते हुए कहा, पर राघव ने कहा कि यह सिर्फ छूना है। मैं बस बड़ी होना चाहती हूं। मैं आपके जितनी भरपूर बनना चाहती हूं। हाँ बिल्कुल, मेरा इरादा पूरी तरह से शुद्ध है। राघव ने निर्दोषता से अपने हाथ ऊपर उठाए। वो सच में अब नेहा से बहुत प्यार करने लगे थे। उन्होंने कसम खाई कि वह उनके भरोसे को टूटने नहीं देंगे और वो उन्हें दुनिया की सबसे भरपूर महिला बना देंगे। ये इतना आसान नहीं है। उस जगह को कोई नहीं छू सकता। नेहा को मूर्खता से अपनी तरफ घूरते देखकर सीमा का चेहरा लाल हो गया। नेहा को अभी भी समझ नहीं आया, यह कोई नहीं है, यह राघव है। सीमा ने नेहा को खींच लिया। अरे, मैं तुम्हें बाद में समझाऊंगी। राघव, मैं तुम्हें चेतावनी दे रही हूं। इसे जारी रखने की सोचना भी मत। हम पहले ही अपना समझौता कर चुके हैं। अगर वह तुम्हारे साथ वह करती है, भले ही कोई और कुछ ना कहे, वो खुद शर्मिंदा होगी। तब तुम उसे नुकसान पहुंचाओगे। सीमा ने चेतावनी दी। राघव ने कसम खाई, मैं ऐसा नहीं करूंगा। इस तरह की चीज के बारे में कौन निश्चित हो सकता है? अगर नेहा खुद को रोक नहीं पाई और तुमसे भीख मांगने लगी तो क्या होगा? राघव तुरंत गूंगे हो गए। अगर नेहा सच में पहल करके उन्हें बहकाती तो ये खतरनाक हो जाता। नेहा ने बहादुरी से कहा, बड़ी बहन, मुझे लगता है कि मैं खुद को नियंत्रित कर पाऊंगी। तुम भोली लड़की, वो तुम्हें जो बता रहा था मुझे वो करना आता है। जब हम वापस जाएंगे तो मैं तुम्हारी मदद करूंगी। सीमा ने नेहा को दूर खींच लिया। अरे सीमा, मैं क्यों न मदद करूं? मैं तुम पर निगरानी रख सकता हूं और यह सुनिश्चित कर सकता हूं कि तुम इसे सही कर रही हो। तुम्हें पता होना चाहिए, तुम्हारी तकनीक मेरी जितनी अच्छी निश्चित रूप से नहीं होगी और तुम उन्हें अच्छी तरह से मालिश नहीं कर पाओगी। एक पेशेवर के तौर पर खांसी। सीमा की घूर ने राघव को अपनी बात निगलने पर मजबूर कर दिया। वो लगभग फिर से जुबान फिसलने वाले थे, यह देखकर कि सीमा और नेहा निकल गई हैं। राघव ने लाचारी से आह भरी। वो छू भी नहीं पाए। इसका कोई इलाज नहीं है। सीमा निश्चित रूप से मेरे किसी भी प्रयास के खिलाफ रक्षा करेगी। मुझे खेती पर ध्यान देना चाहिए। ये स्प्लिट द हेवंस की चौथी शैली की खेती का समय है। सचिन के खिलाफ उनकी लड़ाई में वो अंत में उसे हराने में कामयाब रहे। इसका कारण सिर्फ ये नहीं था कि ब्लड ड्रिंकर किंग आइटम के स्तर तक पहुंच गया था। एक और मुख्य कारण स्प्लिट द हेवंस के तीसरे रूप की शक्ति थी। ब्लड ड्रिंकर अभी अभी उन्नत हुआ था और किंग आइटम की पूरी शक्ति को अभी भी जारी नहीं कर पा रहा था। अभी वह आदिम अराजकता के स्थान पर एकांतवास में था। गूंज। राघव के एक एक्यूपंक्चर बिंदु में एक नया रुने दिखाई दिया। यह स्प्लिट द हेवंस के चौथे रूप का पहला दिव्य रुने था। यह इतना आसान है, राघव हैरान थे। अब जब उनके 108,000 एक्यूपंक्चर बिंदुओं में से हर एक के अंदर एक अमर मंच था, तो वो इस रुने को लगभग तत्काल जमा कर सकते थे। उन्हें पहले अपने एक्यूपंक्चर बिंदु को बड़ा करने और उसे अपनी आत्मिक शक्ति से लंबे समय तक पोषण देने के लिए मजबूर होना पड़ता था, इससे पहले कि एक दिव्य रुने पूरी तरह से जमा हो सके। इसमें कई दिन लग जाते थे। इसके अलावा चंद्रमोहन ने उन्हें गंभीरता से चेतावनी दी थी कि वह स्प्लिट द हेवंस के चौथे रूप के साथ सावधान रहें। इसके दिव्य रुने बेहद उग्र थे और उनके एक्यूपंक्चर बिंदुओं को तोड़ सकते थे, लेकिन उनके अमर मंच के दबाव के तहत दिव्य रुने एक आज्ञाकारी छोटे खरगोश की तरह था।
इसके उग्र होने का कोई संकेत नहीं था। एक दिन से भी कम समय में उन्होंने चौथे रूप के दिव्य रुने के सभी 9 भ्रूण रूपों को जमा कर लिया था। अब जब वह स्प्लिट द हेवंस का चौथा रूप इस्तेमाल करेंगे तो यह आसान होगा और प्रतिक्रिया की संभावना कम होगी। हालांकि ये दिव्य रुने अभी भी अपने भ्रूण रूप में थे और उन्हें धीरे धीरे पोषण देने में लंबा समय लगेगा। उनके परिपक्व होने के बाद ही वो स्प्लिट द हेवंस के चौथे रूप की पूरी शक्ति को जारी कर पाएंगे। उड़ने वाली नावें हवा में तेजी से उड़ रही थी और 2 सर्वोच्च परिवहन संरचनाओं से भी गुजरी। 7 दिन बाद उड़ने वाली नाव एक प्राचीन शहर के सामने रुकी। उड़न नावें पुराने शहर से लगभग 100 मील दूर रुक गई। रितेश ने राघव से कहा, यह जगह एक्सुएंशन दाओ सेक्ट का इलाका है और इसे एक्सुएंशन सिटी कहा जाता है। मार्शल हेवन अलायंस के नियमों के अनुसार आगे का सारा क्षेत्र शिष्यों के शिकार के लिए खुला है। इसका मतलब है कि किंग और उससे ऊपर के लोगों को अंदर जाने की मनाही है, इसलिए तुम सबको अकेले ही प्रवेश करना होगा। यहां आते समय राघव को इस जगह के बारे में और जानने को मिला था। समुद्र के किनारे सभी बड़े संप्रदायों द्वारा संरक्षित किए जा रहे रक्षा क्षेत्र सिर्फ युद्ध के मैदान नहीं थे, बल्कि वे संप्रदाय के विकास के लिए भी बहुत फायदेमंद थे। सिर्फ फाउंडेशन फोर्जिंग कल्टीवेटर को ही अंदर जाने की अनुमति थी। किंग और उससे ऊपर के लोगों को मना किया गया था, क्योंकि उच्च अधिकारी चिंतित थे कि वे कहीं छिपकर समुद्र में शिकार करने न चले जाएं। ऐसा करने पर वे किसी भयानक अस्तित्व को परेशान कर सकते थे। और हाँ राघव, कोशिश करना कि ज्यादा मुसीबत न खड़ी करना। रितेश ने उड़न नाव से जाने से पहले उसे आखिरी चेतावनी दी है, मुझे तो मुसीबत खड़ी करने का आदेश मिला है। अगर मैंने काफी हंगामा नहीं किया तो एल्डर मास्टर खुश नहीं होंगे। राघव मन ही मन हंसा। दोनों उड़न नावों को जाते देख राघव अभी बोलने ही वाला था कि रजनीश ने अपना हाथ हिलाया और अपने लोगों को अंदर ले गया। रजनीश के पक्ष में 30,000 से भी कम लोग थे। वहीं राघव के पक्ष में नए शिष्यों के साथ साथ आधे से ज्यादा पुराने शिष्य थे। उसकी तरफ लगभग 3 लाख लोगों की भीड़ थी। भले ही उन्हें 2 बराबर समूह कहा गया था, लेकिन संख्या का यह अंतर इतना बड़ा था कि उन्हें दी गई उड़न नावें भी अलग थी। इस बात से रजनीश बेहद नाखुश था। रितेश के जाते ही उसने राघव की तरफ बिना देखे एक्सुएंशन सिटी की ओर चलना शुरू कर दिया। यह स्पष्ट था कि वह जानबूझकर ऐसा कर रहा था। हम भी चलते हैं, हम अब संप्रदाय से दूर यहाँ के गांव वाले हैं, अब हम यहाँ निडर आदमी बन सकते हैं। राघव हंसा। बाकी लोग उसे अजीब तरह से देखने लगे। उसके स्वभाव के साथ वो कब निडर आदमी नहीं था। एक्सुएंशन दाओ सेक्ट के पूरे इतिहास में उसके जैसा कोई शिष्य नहीं हुआ था। उसने कितने एल्डर और शिक्षकों के मुंह पर तमाचा मारा था। उसने तो हेवन सप्रेसिंग मैजिक सेक्ट के उपसंप्रदाय प्रमुख को भी तमाचा जड़ दिया था। राघव उन्हें आगे ले गया। तभी एक समुद्री हवा चलने लगी जिसमें खून की तेज गंध थी। वो गंध इसी पुराने शहर के भीतर से आ रही थी। शहर 300 मील चौड़ा था और यह बेहद प्राचीन और जर्जर हो चुका था। यहां तक कि शहर के दरवाजों पर भी दरारें थी। उन पर जगहज गए भद्दे पैबंदों के निशान थे। समुद्री हवा शहर को लगातार नुकसान पहुंचा रही थी, जिससे इसकी दीवारें तेजी से टूट रही थी। राघव और अन्य शिष्य शहर की दीवारों की कमजोरी देखकर अचंभित रह गए। एक्सुएंशन दाओ सेक्ट के रक्षा क्षेत्र का मुख्य केंद्र होने के बावजूद इसे एक्सुएंशन सिटी कहा जाता था, पर यह इतना जर्जर था कि गिरने की कगार पर था। शहर की दीवारें छेदों से भरी थी और हर कोई सावधानी से चल रहा था, इस डर से कि कहीं थोड़ी सी टक्कर से पूरा शहर ही ढह न जाए। शहर के दरवाजों के सामने रजनीश एक मुकुट पहने आदमी से बात कर रहा था। वे दोनों बड़ी गर्मजोशी से गले भी मिले। यह आदमी शहर के मुखिया का बेटा विजय सेनी था। उसका कल्टीवेशन फाउंडेशन फोर्जिंग के 8वें हेवन स्टेज पर था। मार्शल हेवन अलायंस के नियमों के कारण शहर में सबसे मजबूत विशेषज्ञ को भी फाउंडेशन फोर्जिंग क्षेत्र में ही रहना पड़ता था। विजय सेनी एक रैंक 6 सेलेस्टियल भी था, लेकिन वह कभी बाहर नहीं गया। वह हमेशा एक्सुएंशन सिटी के भीतर ही रहा। 5 साल पहले रजनीश समुद्री राक्षसों का शिकार करने के मिशन पर यहां आया था।
इसी तरह वे दोनों एक दूसरे को जानते थे। भाई रजनीश, 5 साल हो गए, तुमने एक बार फिर प्रहती की है, मैं तुम्हारे लिए दावत रखूंगा, विजय सैनी ने कहा। फिर उसने अपनी आवाज धीमी करते हुए कहा, तो इस बार कोई सुंदरिया लाई हो, उनसे मिलवाओ ना। दरअसल विजय सैनी एक कंजूस और विकृत आदमी था। पिछली बार रजनीश ने उसे एक महिला के साथ मिलाया था ताकि वह उन खेलों को खेल सके जो एक्सुएंशन दाओ सेक्ट के शिष्य अपनी प्यास बुझाने के लिए इस्तेमाल करते थे। विजय सैनी तुरंत उन खेलों का दीवाना हो गया और खुद को रोक नहीं सका। ये खेल पुरुषों और महिलाओं के लिए संप्रदाय के स्थापित नियमों को तोड़े बिना मनोरंजन करने का एक तरीका थे। संप्रदाय में एक नियम था कि उसकी महिला शिष्य अपनी पवित्रता नहीं खो सकती थी। इससे स्वर्गीय मार्ग की उनकी समझ प्रभावित होती थी। जहां तक पुरुष शिष्यों की बात थी, वे यांग को यिन के साथ मिला नहीं सकते थे, नहीं तो वे भी प्रभावित होते। संप्रदाय इस नियम को कड़ाई से लागू करता था। अगर कोई भी चोरी छिपे ऐसा करने की कोशिश करता तो उसे निश्चित रूप से पकड़ा जाता और संप्रदाय से निकाल दिया जाता। अच्छे से अच्छा यही होता कि उन्हें मजदूर या आम आदमी के पद पर घटा दिया जाता। लेकिन इन पुरुषों और महिलाओं को इतनी बुरी तरह से दबाना भी अच्छा नहीं था। इससे बचने के लिए दाओ सेक्ट के पास उन इच्छाओं को शांत करने के तरीके थे ताकि उनका ध्यान भटके नहीं। यिन को यांग के साथ मिलाने के उस अंतिम चरण के अलावा और कोई ज्यादा प्रतिबंध नहीं थे, और इसलिए दाओ सेक्ट के शिष्यों ने चुपके से कई प्यास बुझाने वाले खेल विकसित कर लिए थे। दाओ सेक्ट इन खेलों का न तो समर्थन करता था और न ही विरोध, लेकिन अगर किसी ने अपनी पवित्रता खो दी तो उसे सीधे निष्कासित कर दिया जाता था। लेकिन हर क्षेत्र में हमेशा प्रतिभाएं होती हैं। दाओ सेक्ट के शिष्यों ने विशेष युक्तियों और तकनीकों के साथ अद्भुत खेल विकसित किए। ये खेल कभी कभी असली चीज से भी ज्यादा उत्तेजक होते थे। जहां तक शहर के मुखिया के बेटे विजय सैनी की बात है, वो सचमुच एक रईस शिष्य था। वो बहुत पहले ही अपनी शुद्ध देह खो चुका था। यह अज्ञात था कि शहर की कितनी महिलाओं के साथ उसका अफेयर रहा था। लेकिन रजनीश के आने के बाद उसने एक नए प्रकार के आनंद का अनुभव किया, जिससे उसे हीन महसूस हुआ, जैसा कि अपेक्षित था। संप्रदायों के असली सदस्य जानते थे कि बेहतर तरीके से कैसे खेलना है। इसलिए पिछली बार जब रजनीश और अन्य चले गए थे तो विजय सैनी अकेलेपन में खो गया था। ऐसा लगा जैसे उसके पास की सभी महिलाएं फीकी पड़ गई हैं। जब उसने उन्हें उन तकनीकों को सिखाने की कोशिश की तो वे उनकी नकल करने में असमर्थ रहीं। इस बार मार्शल हेवन सीरिंग की लहर के संकेत ने उसे खुश कर दिया था। पहली चीज जिसके बारे में उसने सोचा वो महिला थी जिसने उसे सिखाया था। रजनीश को विजय सैनी के लिए अत्यधिक घृणा थी, साथ ही तिरस्कार भी। उसे इस कंजूस विकृत आदमी को बुरी तरह से थप्पड़ मारने की इच्छा हुई। पिछली बार उसने उस महिला शिष्य को उसके साथ ठीक से व्यवहार करने के लिए कहा था, लेकिन जब संसाधनों को बांटने का समय आया तो इस कंजूस ने उसे उचित हिस्सा नहीं दिया। पिछली बार के शिकार मिशन में युद्ध के लूट को शिष्यों और एक्सुएंशन सिटी के बीच 50-50 बांटा जाना था और उसका प्रभारी विजय सैनी था। सामान्य तर्क के अनुसार रजनीश के खिलौनों के साथ खेलने के बाद विजय सैनी को उसे बेहतर महसूस कराने के लिए चुपके से कुछ फायदे जोड़ने चाहिए थे। लेकिन विजय सैनी ने क्या किया था? उसने बहाने का एक गुच्छा निकाला था और संसाधनों का 10% और खुद के लिए ले लिया था। नतीजतन 50-50 का बंटवारा 60-40 हो गया था। एक्सुएंशन सिटी ने 60% ले लिया था, जबकि रजनीश के लिए 40% बचा था। उस समय रजनीश गुस्से से हरा हो गया था, लेकिन एक्सुएंशन सिटी एक स्वतंत्र विभाग था और उसकी दीवारों के भीतर लोगों के पास सिर झुकाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, और इसलिए उसे सहना पड़ा था। अब 5 साल बीत चुके थे और यह बेवकूफ तुरंत उससे और चाहता था। रजनीश को नहीं पता था कि यह बेवकूफ आज तक कैसे जीवित रह पाया था। क्या उसे सीधे ऐसी बात कहने में शर्मिंदगी महसूस नहीं हुई? लेकिन उसने बस मुस्कुराया और कहा, भाई, मैं तुम्हारे लिए इस बार कुछ बेजोड़ सुंदरियां लाया हूं और वे सभी बेहद कुशल हैं। हालांकि वे काफी अभिमानी हैं, इसलिए ये तुम्हारे अपने हुनर पर निर्भर करेगा। इस समय
राघव और अन्य शिष्य भी पहुंच गए। जब विजय सेनी ने सीमा, नेहा, रंजिता और शांभवी को देखा तो उसकी आंखें लगभग बाहर निकल गई। उसने कभी इतनी खूबसूरत महिलाएं नहीं देखी थी, इसलिए अब एक साथ उनमें से 4 को देखकर वो तुरंत लार टपकाने लगा। रजनीश ने उसे उन चारों को एक सुअर की तरह देखते हुए देखा और मुस्कुराया। रुको, मुझे अपनी पहचान पट्टियां दिखाओ। मुझे उनकी एक एक करके पुष्टि करनी होगी। राघव और दूसरों को अचानक एक मध्यम आयु के गार्ड ने रोक दिया। उसने टेढ़ी टोपी पहन रखी थी और कमर पर एक म्यान में तलवार लटकी थी। राघव पहले चौंक गया, लेकिन फिर उसने रजनीश और दूसरों को बिना किसी जांच के अंदर जाते हुए देखा। वह स्पष्ट रूप से बस उन पर सख्ती कर रहा था। जब शांभवी ने अपना बैज दिखाया तो अचानक एक बड़ा हाथ उसे पकड़ लिया। मुझे देखने दो, यह हाथ विजय सेनी का था। उसी समय जब उसने उसका बैज पकड़ा, उसने उसके हाथ को छूने के लिए अतिरिक्त दूर तक बढ़ाया। उसकी आंखों में एक ज्वरपूर्ण रोशनी चमक उठी क्योंकि वह नियंत्रण खोना शुरू कर रहा था। भाग जाओ। शांभवी का चेहरा तुरंत ठंडा हो गया और उसने सीधे विजय सेनी के गुप्तांग की ओर एक लात मारी। राघव को लगातार 2 चटकने की आवाजें सुनाई दी। विजय सेनी चिल्लाया और एक टूटते तारे की तरह पीछे उड़ गया, शहर के दरवाजों से टकराया। नतीजतन टूटे हुए शहर के दरवाजे गिर गए और वो मलबे के नीचे दब गया। दर्जनों गार्ड चौंक गए। उनमें से एक उसे गाली देने ही वाला था कि शांभवी ने एक हाथ बढ़ाया और उसके चेहरे पर थप्पड़ मारा। इस फाउंडेशन फोर्जिंग विशेषज्ञ को शांभवी ने बेहोश कर दिया। अन्य गार्डों को तुरंत एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। इस महिला को गुस्सा दिलाना इतना आसान नहीं था। उस पर बेवकूफी से हमला करने के बजाय वे विजय सेनी की ओर दौड़े, उसे मलबे से बाहर निकालते हुए। लेकिन वह अभी भी चीख रहा था और पागलों की तरह लुढ़क रहा था। कल्टिवेटर के लिए भी जीवन दंड एक घातक कमजोरी थी। वह जगह स्वर्गीय मार्ग की ऊर्जा से इतनी आसानी से ठीक नहीं होती थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि ये पैतृक वंश को आगे बढ़ाने की जड़ थी। ये मानव मार्ग की नींव थी। उस जगह को ठीक करने के लिए स्वर्गीय मार्ग की ऊर्जा का उपयोग करने से रूप तो वापस आ सकता था, लेकिन यह अपनी मुख्य क्षमता खो देता था। यह अनिवार्य रूप से अपंग हो जाता था और वहां से कोई मानव मार्ग नहीं आता था। विजय सेनी को जमीन पर लुढ़कते हुए देखकर जब वह अपने गुप्तांग को पकड़कर रो रहा था तो राघव के चेहरे पर एक तिरस्कारपूर्ण भाव आया। उसने अंदर ही अंदर ताने मारे, मैं छू सकता हूं, लेकिन अगर तुमने छुआ तो यह खतरनाक होगा। बस एक हाथ छूने से लगभग तुम्हारा वंश कट गया। क्या तुम उसकी छाती छूने की कोशिश करना चाहते हो? रजनीश ने यह सब सुना और खुश हो गया, लेकिन उसने पीछे देखते हुए सदमे का भाव दिखाया। इस हलचल ने पूरी एक्सपेंशन सिटी को चौंका दिया और विशेषज्ञों का एक बड़ा समूह दौड़कर आया। राघव, कितना बेशर्म! तुमने शहर के मुखिया के बेटे पर हमला करने की हिम्मत कैसे की? रजनीश ने अपने आनंद को छिपाते हुए गुस्से से चिल्लाया, मेरे एक्सपेंशन सिटी में कौन उपद्रव करने की हिम्मत करता है? अचानक एक उग्र दहाड़ गूंज उठी और एक मध्यम आयु का आदमी सबके सामने आ गया। यह अधेड़ उम्र का आदमी सिटी लॉर्ड उमेश था, जो विजय सेनी का पिता भी था। अपने प्यारे बेटे को घायल देखकर वह चौंक गया और भड़क उठा। उसने राघव और बाकी लोगों पर गरजते हुए लगभग हमला करने ही वाला था। सिटी लॉर्ड, छोटे मास्टर की लाइफ रॉड को गंभीर नुकसान पहुंचा है। इसे ठीक करने के लिए बेहतरीन लाइफ गिविंग एलिक्सर और उच्च कोटि की फ्लैश बर्थिंग पिल की जरूरत होगी। एक एल्डर ने तेजी से विजय सेनी की चोटों की जांच करने के बाद कहा। स्वाभाविक रूप से किसी के निजी अंग पूरी तरह से नष्ट हो जाना एक गंभीर चोट थी। उमेश का यह अकेला बेटा था। अब यह एक बड़ी समस्या थी। उमेश ने माथे पर बल डाला और थोड़ी देर हिचकिचाने के बाद उसने कहा, वैद्यों से इलाज करवाओ। दवा भी जहर हो सकती है, इसलिए प्राकृतिक रूप से ठीक होना बेहतर है। एल्डर अवाक रह गया। वह इस सिटी लॉर्ड के पीछे 300 सालों से था। हालांकि वह अच्छी तरह से जानता था कि वो कितना कंजूस था, लेकिन उसने ये नहीं सोचा था कि वो अपने खून के रिश्ते के बेटे के लिए भी इतना कंजूस होगा। ये कंजूसी की पराकाष्ठा थी। वैद्य निश्चित रूप से उसे ठीक होने में मदद कर सकते थे,
लेकिन यह दर्दनाक होगा और इसमें लंबा समय लगेगा। उमेश चाहता था कि उसका बेटा दर्द सहे, बजाय इसके कि वह दवा से उसे तुरंत ठीक करवाए। ये किसने किया? बाहर निकलो। जैसे ही लोग विजय सैनी को ले गए, उमेश ने शांभवी और बाकी लोगों को घूर कर देखा। शांभवी बाहर निकलने ही वाली थी कि राघव उससे आगे निकल गया। उसने कहा, आप सिटी लॉर्ड उमेश हैं। एल्डर मास्टर ने मुझे आपको कुछ पैसे देने का आदेश दिया है। सभी शिष्यों को हैरान करने वाली बात यह थी कि उमेश पैसे मिलने की बात सुनकर तुरंत गुस्से से मुस्कुराने लगा। हाँ, जैसा कि अपेक्षित था, एल्डर मास्टर वास्तव में पुरुषों में एक नायक है। मेरे एक्सपेंशन सिटी में हाल ही में वास्तव में धन की कमी हो गई है। हमारे पास अपनी सुरक्षा की मरम्मत के लिए भी पैसे नहीं है। पैसा कहाँ है? राघव मुस्कुराया। एल्डर मास्टर की चालाकी भरी रणनीति के प्रति श्रद्धा में वो नतमस्तक होने की इच्छा महसूस कर रहा था। उसने दोनों हाथों से उमेश को एक स्पेशल रिंग, जादुई अंगूठी दी। जैसे ही उमेश ने उसे लेने के लिए हाथ बढ़ाया, राघव के हाथ ने अचानक उसकी कलाई पकड़ ली और सभी की हैरान आंखों के सामने उसने उसे जमीन पर पटक दिया। धमाका, हर जगह धूल उड़ गई। उमेश ने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि राघव उस पर अचानक हमला करने की हिम्मत करेगा। उसकी कोई सुरक्षा नहीं थी और वह आसानी से बेहोश हो गया। राघव, तुम ये क्या कर रहे हो? अब तो रजनीश भी चौंक गया था। क्या वो विद्रोह करने की कोशिश कर रहा था? इस समय एक्सपेंशन सिटी से अनगिनत विशेषज्ञ उड़कर बाहर आए और बेहोश उमेश को पकड़े हुए राघव को अचंभित होकर देख रहे थे। लेकिन एक भी व्यक्ति मदद के लिए आगे नहीं आया। मुझे एल्डर मास्टर ने उमेश के भ्रष्टाचार की जांच करने का आदेश दिया था। उसने मजदूरों के वेतन को भी हड़प लिया ताकि अपनी जेब भर सके। यह वह टैबलेट है जो एल्डर मास्टर ने व्यक्तिगत रूप से मुझे प्रदान की है। राघव ने एक सुनहरी टैबलेट निकाली जिस पर एक बड़ा एक्सयूएन अक्षर लिखा हुआ था। इससे भारी दबाव निकल रहा था और जब इसे बाहर निकाला गया तो एक्सपेंशन दाओ सेक्ट की एक आभासी छवि दिखाई दी। यह एक्सपेंशन दाओ सेक्ट का सर्वोच्च अधिकार टैबलेट था। इसे देखना एल्डर मास्टर को देखने जैसा था। आज से मैं सिटी लॉर्ड हूं। मेरे आदेश हैं कि शहर को बंद कर दिया जाए। कोई भी बाहर नहीं जा सकता। जो अवज्ञा करेगा उसे तुरंत मार दिया जाएगा, राघव ने घोषणा की। सभी लोग बस खाली खाली देखते रहे। यहां तक कि सीमा और नेहा को भी नहीं पता था कि राघव विशेष आदेशों के साथ आया था। वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई मुकेश, वरिष्ठ प्रशिक्षु भान मनीषा, शांभवी और गणेश, लोगों को लेकर शहर के चारों निकास द्वार बंद कर दो। अगर कोई जबरदस्ती निकलने की हिम्मत करे तो उसे मार डालो, राघव ने आदेश दिया। हालांकि वे चारों नहीं जानते थे कि राघव क्या सोच रहा था। फिर भी उन्होंने शहर को बंद करने के लिए अपने लोगों को नेतृत्व दिया। राघव बचे हुए शिष्यों को एक्सपेंशन सिटी के अंदर ले गया। एक बार जब वे अंदर थे तो वे वास्तव में अवाक रह गए। एक्सपेंशन सिटी में एक भी ईंट साबुत नहीं थी। वे सब फटी और टूटी हुई थी। ये राघव द्वारा देखा गया सबसे टूटा फूटा शहर था। अंदर आने पर उसने बहुत सारे फाउंडेशन फोर्जिंग विशेषज्ञ देखे जो उदास होकर धूप में बैठे थे। वे ऐसे लग रहे थे जैसे वे बस मौत का इंतजार कर रहे हों। राघव को बेहोश उमेश को घसीटते हुए देखकर उन लोगों की आंखें थोड़ी चमक उठीं। उनमें से एक ने तो उत्साह से पूछा भी, वरिष्ठ, क्या आप न्याय करने और इस खून चूसने वाले भूत पर मुकदमा चलाने आए हैं? वरिष्ठ, पूरी दाढ़ी और मूंछों वाले इस अधेड़ उम्र के व्यक्ति को देखकर राघव को वरिष्ठ कहलाने पर थोड़ा अजीब लगा, लेकिन वह इस व्यक्ति की अभिव्यक्ति को समझा। इस व्यक्ति को स्पष्ट रूप से बहुत ज्यादा और बहुत लंबे समय तक दबाया और निचोड़ा गया था। वो स्पष्ट रूप से उमेश की मौत चाहता था। क्या उमेश के कोई साथी हैं? राघव ने सीधे पूछा। हाँ, मैं अभी आपको उनके पास ले चलता हूं। बहुत सारे लोग उत्साह से चिल्लाने लगे, जिससे नेहा और बाकी लोग चौंक गए। उन्हें पता ही नहीं था कि क्या हो रहा था। चलो, राघव ने उमेश को मनोज को सौंप दिया और उन लोगों के पीछे एक शानदार हवेली तक गया। जैसे ही वे पहुंचे, कई विशेषज्ञों ने उन्हें रोक दिया और गाली देने लगे।
राघव ने सीधे उन लोगों को उड़ा दिया और एक घूंसे से दरवाजा तोड़ दिया। जैसे ही वे सब अंदर घुसे, अंदर के लोगों ने प्रतिक्रिया दी। हालांकि ड्रैगन ब्लड लीजन द्वारा उन्हें आसानी से पीटा गया और उन्होंने हार मान ली। हवेली के मुख्य भाग में एक बड़ा मोटा आदमी दिखाई दिया। वो कुछ बोलने ही वाला था कि उसे एक मुक्के से बेहोश कर दिया गया। एक्सुएंशन सिटी में 4 महान कुलीन परिवार थे। अब जैसे ही राघव पहुंचा, उन सभी को पकड़ लिया गया। पूरा शहर अस्त व्यस्त था। बहुत सारे लोगों ने भागने की कोशिश की, लेकिन उन्हें रोक दिया गया और पकड़ लिया गया। सिटी लॉर्ड की हवेली के भीतर राघव और बाकी सब जमा थे। उमेश और विजय सेनी जमीन पर पड़े थे। साथ ही 4 कुलीन परिवारों के दर्जनों लोग भी थे। वे सब वहां बिना हिले डुले पड़े थे। राघव के आदेशों पर सीमा ने उनकी आत्माओं की जांच की। सभी को चौंकाने वाली बात यह थी कि सिटी लॉर्ड और यहां तक कि ये कुलीन परिवार भी हेवन सप्रेसिंग मैजिक सेक्ट के लोग थे, या हेवन सप्रेसिंग मैजिक सेक्ट से करीबी संबंध रखने वाले लोग थे। एक बार जब सीमा ने अपनी सोल सर्च से जो सीखा था उसे समझाया, तो राघव को वास्तव में एल्डर मास्टर के प्रति श्रद्धा में नतमस्तक होने की इच्छा हुई। यह सिटी लॉर्ड एक ऐसा अस्तित्व था जिसे हेवन सप्रेसिंग मैजिक सेक्ट ने एक्सुएंशन सिटी में स्थापित किया था। उन्हीं की मदद से उसने सिटी लॉर्ड बनने के लिए पर्याप्त समर्थन हासिल किया था। जहां तक एल्डर मास्टर की बात है, उन्होंने बस ऐसा कार्य किया था जैसे उन्हें पता ही न हो। उमेश पूरी तरह से एक कंजूस था। वह दूसरों के साथ कंजूस था और वो खुद के साथ भी कंजूस था। जिस तरह से उसने विजय सेनी के साथ व्यवहार किया, उसी से सब कुछ पता चलता था। एक बार जब उसने पद संभाला, तो उसने जितना संभव हो सके उतना धन खींचने की पूरी कोशिश की। वह पूरी तरह से भ्रष्ट था, यहां तक कि शिष्यों के वेतन को भी निचोड़ रहा था। उसने सभी प्रकार के बहानों का इस्तेमाल किया और परिणाम स्वरूप एक्सुएंशन दाओ सेक्ट के किसी भी शिष्य ने यहां रुकने की इच्छा नहीं की और वे एल्डर मास्टर को रिपोर्ट करने चले गए। एल्डर मास्टर ने एक बार किसी को जांच के लिए भेजा था और परिणाम स्वरूप उमेश ने अपने लेखांकन कार्य की एक विस्तृत सूची दिखाई थी। इस सूची की जांच में कोई गलती नहीं मिली। फिर वह जांच करता चला गया। नतीजतन उमेश और भी बेलगाम हो गया। जिन लोगों ने उस पर झूठा आरोप लगाया था, उन सभी को बाहर निकाल दिया गया और उनका वेतन उसकी जेब में चला गया। उसके पद संभालने के सिर्फ 3 साल बाद एक्सुएंशन दाओ सेक्ट के लगभग कोई भी शिष्य यहां नहीं रुकते थे। यहां पैसा कमाने को नहीं था, इसलिए वे सब या तो सेक्ट में लौट गए या वे दुनिया में अपनी राह बनाने के लिए निकल गए। उमेश ने यह देखा और उसने जल्दी से अपने कुछ रिश्तेदारों को यहां आने के लिए बहकाया। अपनी पत्नियों के परिवारों से वह कई रिश्तेदारों को लाने में कामयाब रहा। सिर्फ 10 वर्षों में एक्सुएंशन सिटी पूरी तरह से हेवन सप्रेसिंग मैजिक सेक्ट के लोगों से भर गया था। ऐसा इसलिए था क्योंकि उमेश अपनी स्थिति से संतुष्ट नहीं था। जब और शिष्य नहीं आ रहे थे, तो उसका लाभ सिकुड़ रहा था और एक्सुएंशन दाओ सेक्ट केवल हर कुछ दशकों में सुरक्षा ठीक करने के लिए पैसे भेजता था। इसलिए उसने वास्तव में अपने ही रिश्तेदारों का उपयोग करके और पैसा कमाना शुरू कर दिया। ये रिश्तेदार हेवन सप्रेसिंग मैजिक सेक्ट के सभी बाहरी सदस्य थे और इसलिए उनके बीच उसकी पृष्ठभूमि सबसे बड़ी थी, इतनी कि वे विरोध नहीं कर सकते थे। उसकी चाची बिलाल की डुअल कल्टीवेशन पार्टनर्स में से एक थी। एक बार जब उसने 4 रिश्तेदारों को यहां धोखा देकर बुला लिया, तो उसने उन्हें सीधे 4 महान कुलीन परिवारों का खिताब दे दिया और कहा कि वे संयुक्त रूप से इस क्षेत्र का विकास करेंगे। ये क्षेत्र अनगिनत समुद्री राक्षसों से भरा हुआ था और खनिजों में समृद्ध था। उमेश ने उन्हें निवेशक के रूप में खींचा था और इसलिए उन्हें पैसा पाने के लिए स्वाभाविक रूप से पैसा लगाना पड़ा। चारों महान कुलीन परिवारों ने अपनी सारी संपत्ति इस जगह में लगा दी। उन्होंने सोचा था कि वे सिर्फ कुछ दशकों में ये सब वापस कमाना शुरू कर देंगे, लेकिन उन्होंने जल्दी ही पाया कि ऐसा नहीं था। लेखांकन की किताबें सभी उमेश की देखरेख में थी और वह लगातार बहाने देता रहता था कि एक्सुएंशन दाओ सेक्ट पर कर्ज है और वह संसाधनों को ले रहा है। उसने अभी तक उनके निवेश को छूने की हिम्मत नहीं की। केवल एक बार जब उनके पास पर्याप्त संचित धन हो जाएगा, तभी वे योजना के साथ आगे बढ़ सकते थे।
इसलिए उसने उनसे धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करने को कहा। उमेश वास्तव में एक धोखेबाज था। उसने न केवल उन्हें लाभांश नहीं दिया, बल्कि उसने उनसे किराया और अन्य सभी प्रकार के कर भी लेना शुरू कर दिया। चारों महान कुलीन परिवार क्रोधित थे, लेकिन उमेश को परवाह नहीं थी। उसने सीधे उनसे कहा कि अगर वे पीछे रहना चाहते हैं तो उन्हें सुनना होगा, अन्यथा वे चले जा सकते थे। लेकिन एक बार जब वे चले जाते तो वे कुलीन परिवारों की स्थिति खो देते और वे अपना प्रारंभिक निवेश भी खो देते। इसलिए वे जा नहीं सकते थे, लेकिन वे उमेश की पृष्ठभूमि के कारण उसके खिलाफ कुछ कर भी नहीं सकते थे। उन्हें बस सहना पड़ता था। उमेश ने अपनी चालें जारी रखी। उसने उनसे और लोगों को धोखा देकर लाने के लिए कहा। उसने कहा कि वह उन्हें धोखा दिए गए लोगों के लाभ का 1/3 देगा। इसके अलावा जब वे अंततः एक्सपेंशन सिटी छोड़ देंगे तो वह उन्हें उनकी कमाई का अतिरिक्त 15% देगा। चारों महान कुलीन परिवार जीवित रहने के लिए अपने ही रिश्तेदारों को चारा देना शुरू कर सकते थे। अब एक्सपेंशन सिटी के सभी लोग हेवन सप्रेसिंग मैजिक सेक्ट के बाहरी सदस्य थे। यहां तक कि ड्यूटी पर मौजूद विशेषज्ञ भी उनके लोग थे। सबसे महत्वपूर्ण बात, उन सभी को धोखा देकर लाया गया था और उन्हें जरा भी वेतन नहीं मिला। समुद्री राक्षसों को मारने पर भी लाभ एक्सपेंशन सिटी को जाता था। उमेश की गंभीर धमकियों के कारण उन्होंने भागने की भी हिम्मत नहीं की। वे बस ऐसे ही तब तक जारी रख सकते थे जब तक वे मर नहीं जाते। यही कारण था कि उमेश को बेहोश देखकर किसी ने भी मदद के लिए नहीं आया। वे सिर्फ हैरान होकर देख रहे थे, क्योंकि वे पहले ही सुन्न हो चुके थे। लेकिन जब उन्हें पता चला कि राघव उमेश की जगह लेने आया है तो वे खुशी के आंसू रोने लगे। वे चाहते थे कि राघव सीधे इस लालची कमीने को मार डाले, क्योंकि उसके मरने के बाद ही वे आजाद हो पाएंगे। राघव के पास अब 300 से ज्यादा स्पेशल रिंग थे और उनमें से हर एक खजानों से भरा हुआ था। उनमें हथियार, कवच के सेट, औषधीय गोलियां, सामग्री, स्पिरिट स्टोन वगैरह थे। एक खास रिंग थी जिसने राघव के दिल को जोर से धड़का दिया था। एक खास स्पेशल रिंग युआन स्पिरिट पत्थरों से भरा था। ये पत्थर इस दुनिया की सबसे बड़ी मुद्रा थे, क्योंकि इनका मूल्य हमेशा बढ़ता ही जाता था। यही वजह थी कि उमेश ने हमेशा ज्यादा से ज्यादा युआन स्पिरिट पत्थरों को पाने की पूरी कोशिश की, भले ही वह 1 या 2 ही क्यों न हो। जब सीमा ने उसकी आत्म खोज की तो उसे पता चला कि उसे एक अजीब लत थी। वो रोज अपने युआन स्पिरिट पत्थरों के ढेर पर लेटकर सोता था। बस तभी उसे शांति महसूस होती थी। अंदर रखे 500 मिलियन युआन स्पिरिट पत्थरों को देखकर राघव की एल्डर मास्टर के लिए प्रशंसा अपने चरम पर पहुंच गई। रणनीति की बात करें तो एल्डर मास्टर की बराबरी कौन कर सकता था। उन्होंने 300 साल तक एक सुअर को पाला था और इस सुअर ने हेवन सप्रेसिंग मैजिक सेक्ट के और भी सुअरों को अपनी ओर खींच लिया था। 300 साल पहले एल्डर मास्टर ने कंजूस उमेश के चरित्र को भांप लिया था। तभी उन्होंने ये बीज बोया था। अब उसने फल देना शुरू कर दिया था। उमेश ने एक्सपेंशन दाओ सेक्ट से जितनी दौलत गबन की थी वो उसकी कुल संपत्ति का बस 10वां हिस्सा थी। बची हुई 90% उमेश ने 300 साल लगाकर कमाई थी। एल्डर मास्टर के निवेश पर मिला ये रिटर्न बहुत बड़ा था। एल्डर मास्टर ने हल्के से संकेत दिया था कि युआन स्पिरिट पत्थर सब राघव के पास जाएंगे, जबकि बाकी संसाधन एक्सपेंशन दाओ सेक्ट को भेज दिए जाएंगे। चूंकि राघव ने उन्हें खुद लिया था, इसलिए दाओ सेक्ट पर कर्म का ज्यादा असर नहीं पड़ेगा। आखिरकार उन्होंने सीधे राघव को नहीं दिया था। एल्डर मास्टर का इरादा बहुत साफ था। वो मूल रूप से राघव से कह रहे थे कि वो लालची बने और युआन स्पिरिट पत्थरों की रिपोर्ट ना करे। युआन स्पिरिट पत्थर उमेश की कुल संपत्ति का लगभग आधा थे। इन कीमती युआन स्पिरिट पत्थरों में से 90% से ज्यादा हेवन सप्रेसिंग मैजिक सेक्ट के साथ उसके रिश्ते का नतीजा थे। राघव जितना इसके बारे में सोचता गया, उतना ही उसे लगा कि एल्डर मास्टर की योजना अविश्वसनीय रूप से खूबसूरती से कामयाब हुई है। दुश्मन के पैसे का इस्तेमाल अपनी जेब भरने के लिए करना, उनकी ये चाल सचमुच चरम पर पहुंच चुकी थी। इन लोगों का क्या करें? सीमा ने अजीब तरीके से उन पकड़े गए लोगों को देखा। इन्हें रिहा कर दो, भले ही ये जासूस है और इनका इरादा एक्सपेंशन दाओ सेक्ट को गिराना था। पर एल्डर मास्टर एक महान और उदार व्यक्ति है।
वो लोगों को मारना नहीं चाहते। आखिरकार एक्सुएंशन दाओ सेक्ट का हेवन सप्रेसिंग मैजिक सेक्ट के साथ इतना दोस्ताना संबंध है। इन्हें जाने दो ताकि पूरा सेंट्रल प्लेन्स देख सके कि उदार और क्षमाशील होने का क्या मतलब होता है, राघव ने पवित्रता का ढोंग करते हुए कहा। उमेश, विजय सैनी, अमीर परिवार और शहर में कोई भी पद संभालने वाले लोगों को बाहर निकाल दिया गया। जिन साधारण लोगों को बाहर निकाला गया उन्होंने राघव का बार बार धन्यवाद किया। वे आखिरकार आजाद थे। लेकिन उमेश की बात करें तो जब वो होश में आया तो उसने हिंसक तरीके से रोना शुरू कर दिया और राघव से अपनी दौलत वापस मांगी। राघव ने सीधे उसे थप्पड़ मारकर बेहोश कर दिया और उन लोगों से उसे घसीटकर दूर ले जाने को कहा। 4 घंटे से भी कम समय में एक्सुएंशन सिटी का मालिक बदल गया था। अब राघव नया नगर प्रमुख था। सिटी लॉर्ड, क्या आपको रात में सेवा की जरूरत है? नेहा ने अचानक मजाक किया। मजाक मत करो राघव, हमें क्या करना चाहिए? रजनीश और अन्य लोग भंडार घर में घुस गए और शिकार पर जाने के लिए एकमात्र कामकाजी उड़ने वाली नाव ले गए। सीमा ने कहा, क्या 5 उड़ने वाली नावें नहीं होनी चाहिए? क्या सिर्फ एक ही उड़ सकती है? राघव ने पूछा। ये उमेश की वजह से था। वो इतना कंजूस था कि उसने उड़ने वाली नावों का रखरखाव तक नहीं किया। 4 उड़ने वाली नावों ने बहुत ज्यादा आध्यात्मिकता खो दी है और उड़ नहीं सकती। सीमा ने कहा, हमारे पास अर्जुन है, उसे उन्हें मरम्मत करने दो। राघव को उसके कौशल पर भरोसा था। और सबको कहो कि शिकार पर जाने की जल्दी न करें। अभी शहर हमारा है। हालांकि शहर पहले ही गिरने की कगार पर है, पर अंत में हमें इसकी रक्षा तो करनी ही होगी। मुकेश, मनीषा, शांभवी और गणेश को आसपास के इलाकों में शिकार करने के लिए कहो। जब उड़ने वाली नावें ठीक हो जाएंगी तब हम समुद्र में शिकार करने जा सकते हैं। ड्रैगन ब्लड लीजन का क्या? सबको एकांत में जाकर युआन स्पिरिट पत्थरों को परिष्कृत करने दो। उन्हें अपनी खेती को बढ़ाने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। मैं शहर की रक्षा व्यवस्था देखने जा रहा हूं। राघव और अर्जुन शहर से बाहर उड़े और समुद्र से लगी शहर की रक्षा व्यवस्था देखने गए। चटक, जब राघव ऊंची शहर की दीवारों पर उतरा तो पत्थरों का एक ढेर टूट गया। वो उमेश सच में कंजूस था। स्पिरिट पत्थरों को बचाने के लिए उसने सुरक्षा गठन को सक्रिय तक नहीं किया। कई सदियों के बाद सब कुछ जंग खा चुका है और पनीर जितना कमजोर है। अर्जुन ने एक पत्थर उठाया और उसे अपने हाथ से तोड़ दिया। उसने सिर हिलाया। राघव ने भी सिर हिलाया। इस शहर की जीवन काल पहले ही अपनी सीमा तक पहुंच चुका था। अगर रक्षात्मक गठन को सक्रिय भी किया जाता तो ये कुछ और सदियों में पूरी तरह से टूट जाता। ये इसलिए था क्योंकि एल्डर मास्टर को एहसास हो गया था कि शहर अपनी सीमा तक पहुंच रहा है, इसलिए उन्होंने उमेश को यहां आने दिया था। इस शहर की क्षमता वास्तव में रक्षा पर नहीं बल्कि हमले पर केंद्रित थी। हालांकि अब जब इसका जीवन काल समाप्त हो गया था तो ये किसी भी हमले को सहन करने में सक्षम नहीं था। इसके अलावा उस समय एक्सुएंशन दाओ सेक्ट वित्तीय रूप से एक मुश्किल स्थिति में था और इस विशाल शहर के पूरी तरह से पुनर्निर्माण के लिए उनके पास पैसे नहीं थे। इसमें समुद्र के बराबर जनशक्ति और संसाधनों की जरूरत होती। आने से पहले एल्डर मास्टर ने इशारा किया था कि युआन स्पिरिट पत्थर राघव के थे, लेकिन वे मुफ्त में नहीं थे। राघव को इस राक्षस ज्वार के दौरान मोर्चा संभालना था और समुद्री राक्षसों को सेंट्रल प्लेन्स में घुसने की इजाजत नहीं देनी थी। अगर ऐसा होता तो एक्सुएंशन दाओ सेक्ट इस क्षेत्र पर अपने अधिकार खो देता। मार्शल हेवन अलायंस तब उनकी जगह किसी अन्य शक्ति को दे देता और यहां से प्राप्त होने वाले सभी संसाधनों पर उस उत्तराधिकारी शक्ति का अधिकार हो जाता। इसलिए राघव ने बहुत दबाव महसूस किया। एल्डर मास्टर का पैसा लेने के बाद उसे काम पर लगना ही था। चूंकि तुमने कवचों के सेट जाली करना पूरा कर लिया है तो मुझे किसी और चीज की बड़ी मात्रा में जाली करने में तुम्हारी मदद की जरूरत होगी, राघव ने कहा। क्या? आपके लिए बॉस? कुछ भी, अर्जुन ने आत्मविश्वास से अपनी छाती थपट पाई। मैं चाहता हूं कि तुम सर्वोच्च बम जाली करो, जितना मजबूत हो सके उतना। क्या तुम ये कर सकते हो? राघव ने पूछा। कोई समस्या नहीं, मेरे पास पर्याप्त सामग्री है। हालांकि इसमें कुछ समय लगेगा।
अगर मुझे 3 फीट चौड़े बम चाहिए तो तुम कितने बना सकते हो, और वे कितने शक्तिशाली होंगे? 3 फीट। तब मैं उस पर आसानी से 100 रुने अंकित कर सकता हूं। मैं बस फीनिक्स प्लूम, स्कारलेट गोल्ड और इंक रॉक ब्लैक आयरन को मिला सकता हूं। एक बार जब वे विस्फोट करते हैं तो उनका प्रभावी क्षेत्र 300 मील होगा, और 150 मील के मुख्य क्षेत्र में कोई भी 9वें दर्जे का समुद्री राक्षस निश्चित रूप से मर जाएगा। अर्जुन ने अनुमान लगाया। युद्ध शक्ति की बात करें तो 9वें दर्जे के समुद्री राक्षस 9वें दर्जे के जादुई जानवरों से कमजोर थे, लेकिन उनका सबसे भयानक पहलू उनकी संख्या थी। इसके अलावा वे आमतौर पर पपड़ी से ढके होते थे, जो उनकी रक्षात्मक शक्ति को एक उच्च स्तर तक बढ़ा देते थे। तुम एक दिन में ऐसे कितने बम बना सकते हो? भले ही मैं केवल इसी पर ध्यान केंद्रित करूं, मुझे नहीं लगता कि मैं एक दिन में 100 से ज्यादा बना सकता हूं। यह एक अत्यधिक चौंकाने वाली गति थी। अगर उसकी प्राचीन जाली मेज नहीं होती तो एक दिन में बस 10 बनाना ही बुरा नहीं होता। जहां तक साधारण फोर्जिंग मास्टर्स की बात है तो एक दिन में 3 से ज्यादा बनाने की कोशिश करना उन्हें थका देता। अर्जुन सचमुच फोर्जिंग के मामले में एक ग्रैंड मास्टर अस्तित्व में बदल गया था। बॉस, आप क्या सोच रहे हैं? शहर की रक्षा व्यवस्था मूल रूप से बेकार है। अगर समुद्री राक्षस सेना इतनी शक्तिशाली है कि हम उन्हें रोक नहीं सकते, तो मूल रूप से हमें उन्हें लड़ाई के क्षेत्र को छोटा करने के लिए शहर की ओर खींचना चाहिए था। लेकिन चूंकि शहर का उपयोग नहीं किया जा सकता, मैं शुभम और विनायक को एक नया तटबंध बनाने के लिए सोच रहा हूं। वे 2 बड़ी दीवारें बनाएंगे जो यहां की ओर झुकेगी, और सभी समुद्री राक्षसों को धीरे धीरे एक्सपेंशन सिटी की ओर ले जाया जाएगा। फिर हम तुम्हारे बमों का उपयोग करके कुछ मौत के जाल बना सकते हैं, राघव ने कहा। बॉस, क्या राक्षस ज्वार वास्तव में इतना शक्तिशाली है? आपको नहीं लगता कि हम पर्याप्त होंगे? अर्जुन थोड़ा हैरान था। क्या तुम जानते हो कि तैयार रहने का क्या मतलब है? कुछ भी हो सकता है, इसलिए कुछ छिपे हुए पत्ते रखना खुद को जीवित रहने का उच्च अवसर देना है। यह कोई मजाक नहीं है, राघव ने कहा। ऐसा लगा जैसे अर्जुन इतना आत्मविश्वासी हो रहा था कि उसे खतरे का एहसास तक नहीं हो रहा था। यह मत सोचो कि यह बर्बादी है। भले ही हम उन्हें इस बार इस्तेमाल ना करें, पर ऐसा नहीं है कि हम उन्हें फेंक देंगे। हम उन्हें भविष्य में इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी कुछ समय है, इसलिए अभी मात्रा पर नहीं, गुणवत्ता पर ध्यान केंद्रित करो। ठीक है, मैं समझ गया बॉस। अर्जुन ने सिर हिलाया और काम पर लगने के लिए निकल गया। राघव ने मूल तटबंध में घूमना जारी रखा। उसने देखा कि दोनों तरफ प्राकृतिक बाधाएं थी। खड़ी चट्टानें उनके बगल में दूर तक फैली हुई थी। उसे पता नहीं था कि इन चट्टानों के किनारों की रक्षा करने वाले लोग कौन थे। जब उसकी दिव्य इंद्रिय समुद्र में फैली तो उसने अंदर काफी टॉवर महसूस किए। वे समुद्र के नीचे के खनिजों को निकालने के लिए उपयोग की जाने वाली परियोजनाएं थी, लेकिन अब वे बहुत पहले से काम करना बंद कर चुके थे। उमेश ने मूल रूप से उन टॉवरों को एक नया रूप देने के लिए थोड़ा सा पैसा खर्च किया था। फिर जब और लोग यहां आने के लिए लुभाए गए तो उसने उन चीजों की परवाह करना बंद कर दिया और खुशी खुशी उन लोगों से पैसा निचोड़ना शुरू कर दिया। उमेश को एक्सपेंशन सिटी में अपनी स्थिति पर बहुत विश्वास था, क्योंकि उसे पिछले एल्डर मास्टर द्वारा 500 साल तक एक्सपेंशन सिटी चलाने के लिए नियुक्त किया गया था। इसके अलावा उसके पास बिलाल जैसा समर्थक भी था, लेकिन 500 साल पूरे होने से पहले उसे बाहर निकाल दिया गया था। राघव ने बहुत देर तक इलाके का निरीक्षण किया, एक मोटा रेखा चित्र बनाया। तभी वह एक्सपेंशन सिटी वापस लौटा। राघव वापस एक्सपेंशन सिटी लौटा तो उसने देखा कि कुछ ड्रैगन मार्क वॉरियर्स गश्त लगा रहे थे। यह देखकर उसे थोड़ी हैरानी हुई। गश्त लगाने को किसने कहा? उसने पूछा। बड़े भाई मनोज ने, उनमें से एक ने जवाब दिया। तुम सब वापस जाओ। ये टूटी फूटी जगह पहले से ही इतनी जर्जर हो चुकी है। अगर कोई चोर भी आएगा तो रोते हुए चला जाएगा। यहां चोरी करने को कुछ बचा ही नहीं है। अभ्यास के क्षेत्र को छोड़कर बाकी जगहों पर इतनी सख्त पहरेदारी की जरूरत नहीं है। राघव ने ड्रैगन मार्क वॉरियर्स को वापस भेज दिया। मनोज की सोच पक्का थोड़ी सख्त है। एक्सपेंशन सिटी की सारी दौलत उमेश पहले ही चूस चुका था।
अब तो अगर किसी को यहां चोरी करने के लिए बुलाया भी जाए तो कोई नहीं आएगा। सिटी लॉर्ड के महल में घुसकर वो एक छोटे भूमिगत फॉर्मेशन के पास पहुंचा। इसके केंद्र में एक चबूतरा था। राघव ने यूएन स्पिरिट स्टोन्स वाले स्पेशल रिंग को छोड़कर उमेश से मिले बाकी सारे स्पेशल रिंग्स को उस चबूतरे पर रख दिया। फॉर्मेशन को चालू करते ही एक रोशनी की किरण चबूतरे पर पड़ी और स्पेशल रिंग्स तुरंत गायब हो गए। फॉर्मेशन के कई खांचों में रखे सैकड़ों यूएन स्पिरिट स्टोन्स एक झटके में टूट गए। ये ट्रांसपोर्टेशन वाकई में बहुत महंगा है। राघव खुद को आ भरने से नहीं रोक पाया। ये एक खास ट्रांसपोर्टेशन फॉर्मेशन था और केवल छोटी चीजों को ही भेज सकता था। आमतौर पर इसका उपयोग संदेश भेजने के लिए किया जाता था, क्योंकि ये लोगों को नहीं भेज सकता था। लेकिन सिर्फ कुछ स्पेशल रिंग्स भेजने में सैकड़ों यूएन स्पिरिट स्टोन्स खर्च हो जाना सच में बहुत महंगा सौदा था। बाहर कुछ दर्जन शिष्य पहरा दे रहे थे। इनके अलावा राघव और ड्रैगन ब्लड लीजन के बाकी सभी लोग एकांत में थे। बाकी लोग इमेमोरियल ऑल्टर लैंप के आशीर्वाद से अभ्यास कर रहे थे। राघव ने यूएन स्पिरिट स्टोन्स को पागलों की तरह सोखना शुरू कर दिया। इन दिनों करने के लिए कुछ और था भी नहीं, क्योंकि अर्जुन को उड़ने वाली नावों को ठीक करने में कुछ समय चाहिए था। उड़ने वाली नाव के बिना दूर जाकर शिकार करना मुमकिन नहीं था। हवा में अकेले उड़ना और कहीं भी उतरने की जगह न होना बहुत खतरनाक था। जहां तक तट या जमीन के करीब के समुद्र की बात है, वहां ज्यादा समुद्री दानव नहीं थे। मुकेश और बाकी लोग उसी क्षेत्र में शिकार कर रहे थे, लेकिन शायद उन्होंने जितने समुद्री दानव मारे थे उतने तो उनके लोग भी नहीं होंगे। वहां से फायदा होने की कोई उम्मीद नहीं थी। राघव पागलों की तरह यूएन स्पिरिट स्टोन्स सोख रहा था, लेकिन अब उसने दूसरों से हटकर एक अलग तरीका अपनाया था। वो अब मुट्ठी भर यूएन स्पिरिट स्टोन्स सोखने के बजाय उसने अपने सभी यूएन स्पिरिट स्टोन्स जोरा और शीन को दे दिए। वे उन्हें निगल जाते और फिर उनकी ऊर्जा को राघव तक पहुंचाते। ये यूएन स्पिरिचुअल एनर्जी सोखने का एक खतरनाक तरीका था। कोई और होता तो इतनी ज्यादा यूएन स्पिरिचुअल एनर्जी एक साथ शरीर में जाने से तुरंत फट जाता। यहां तक कि मनोज, जो शरीर साधक के रास्ते पर चलता था, वो भी एक बार में ज्यादा से ज्यादा 10 यूएन स्पिरिट स्टोन्स की ऊर्जा सोख सकता था। इससे ज्यादा उसका शरीर संभाल नहीं पाता। उसने सभी 500 मिलियन यूएन स्पिरिट स्टोन्स जोरा और शीन को दे दिए। फिर उसने सीधे उनसे ऊर्जा सोख ली। इससे उसे एक एक करके उन्हें परिष्कृत करने की झंझट से मुक्ति मिल गई। इसके अलावा वो ऊर्जा सोखने की रफ्तार को भी नियंत्रित कर सकता था। इस समय जोरा और शीन दोनों अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली थे। ये बात खासकर जोरा के लिए सच थी। उसने राघव के त्रिभुवन के दौरान की सारी ऊर्जा पूरी तरह से सोख ली थी और अब उसकी लड़ने की शक्ति शीन से भी ज्यादा थी। सिर्फ इसलिए कि वे काफी मजबूत थे, राघव ये सब करने की हिम्मत कर पाया। वे दोनों राघव के लिए एक विशाल ऊर्जा भंडार की तरह बन गए थे। जैसे ही उसने यूएन स्पिरिचुअल एनर्जी की एक तेज धारा निकाली, उसने महसूस किया कि उसके अमर मंचों पर बना फूलों का डिजाइन तेजी से घूम रहा है। एक नया रूने जल्दी से जमा हुआ। वो रूने फिर यूएन स्पिरिचुअल एनर्जी को लालची की तरह सोखता, जब तक वह पूरी तरह से संतुष्ट नहीं हो जाता, और फिर एक नया रूने बनता था। फाउंडेशन फोर्जिंग के पहले हेवन स्टेज तक पहुंचने के अपने अनुभव के साथ राघव ने यह देखने की परवाह भी नहीं की कि इसमें कितना खर्च आ रहा था। वह तो बस आंखें बंद करके अभ्यास कर रहा था। 10 दिन बाद उसके शरीर से एक विस्फोटक आवाज आई और वह तीसरे हेवन स्टेज में पहुंच गया। इस बार वह तैयार था और उसने पहले हेवन स्टेज में पहुंचने जैसा कोई बखेड़ा खड़ा नहीं किया। अपने शरीर में अमर मंचों को महसूस करते हुए वो गहरी सोच में डूब गया। दूसरे लोग अपने अमर मंच के लिए नींव बनाने के लिए 9 रूने जमा करते हैं। दूसरे हेवन स्टेज के लिए वे अपने अमर मंच के दूसरे स्तर में 8 रूने जमा करते थे। इस पैटर्न के हिसाब से उनके अमर मंच अंत में शंकुआकार हो जाते, लेकिन उसके अमर मंच अलग थे। नींव 13 रूने के माध्यम से जमा हुई थी और दूसरा स्तर भी 13 रूने से जमा हुआ था। उनका आकार भी एक जैसा था। तीसरे स्तर में भी 13 रूने लगे थे। अगर यह ऐसे ही चलता रहा तो उसका अमर मंच दूसरों से अलग बेलनाकार हो जाएगा। जो भी हो, तुम जिस भी आकार के बनना चाहो बनो।
अब अभ्यास जारी रखने का समय है। हमम, ये क्या बकवास है? राघव अभी अभ्यास जारी रखने ही वाला था कि वह हैरान होकर चिल्लाया। उसने देखा कि जोरा और शीन के शरीर में अब कोई युवन स्पिरिट स्टोन्स नहीं थे। वे गए। 500 मिलियन युवन स्पिरिट स्टोन्स बस ऐसे ही गायब हो गए। राघव को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। उसने बार बार देखा, तब जाकर उसने माना कि यह वास्तविकता थी। 500 मिलियन युवन स्पिरिट स्टोन्स ने उसे केवल 2 हेवन स्टेजेस आगे बढ़ाया था। राघव निराश हो गया। वो भविष्य में अभ्यास कैसे करेगा? अगर उसने बचे हुए युवन स्पिरिट स्टोन्स का उपयोग किया तो शायद वह चौथे हेवन स्टेज तक पहुंच पाएगा। इससे वह फाउंडेशन फोर्जिंग के मध्य चरण में आ जाएगा। लेकिन फिर ड्रैगन ब्लड लीजन का क्या होगा? राघव चुप हो गया। ऐसा लगा कि अब उसके अभ्यास को थोड़ा धीमा करना पड़ेगा। वो उठकर तनाव कम करने लगा। उसने कुछ अभ्यास किए और उसे लगा कि उसका शरीर ऊर्जा से छलक रहा है। ऐसा लग रहा था कि उसकी ऊर्जा विस्फोट होकर उसके नियंत्रण से बाहर निकलने वाली है। अपने 108,000 अमर मंचों से आ रही ऊर्जा को महसूस करते हुए उसे लगभग स्वर्ग और पृथ्वी को पार कर देने की इच्छा हुई। मुट्ठी भींचने पर अंतरिक्ष में गड़गड़ाहट हुई। ठीक है, मैं मानता हूं कि मुझे अब इसका अफसोस नहीं है।